जय हिंद फ्रेंड्स। मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल यूनाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। आज की क्लास में क्लास 12 केमिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नेम रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। ये रिएक्शन हर बार आपकी बोर्ड परीक्षाओं में 10 से 15 नंबर में पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नेम रिएक्शन होती है वुर्ज क्रिया। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है और इसी अपक्रिया को हम कहते हैं वुर्ज अपक्रिया। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। यह अपक्रिया वुर्ज अपक्रिया कहलाती है। यानी वुर्ज अपक्रिया क्या है? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है और इसी अपक्रिया को हम कहते हैं वुर्ज अपक्रिया। इसे हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। एल्किल हैलाइड को R सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं और इस रिएक्शन में हम एल्किल हैलाइड के दो अणु लेते हैं। तो एक अणु ये हो गया और R सिंगल बॉन्ड X ये दूसरा अणु हो गया एल्किल हैलाइड का और इसकी क्रिया करवाना है सोडियम धातु के साथ। उपस्थिति रहेगी शुष्क ईथर की। क्या बनाना है? एल्केन बनाना है। यानी R सिंगल बॉन्ड R ये एल्केन होता है प्लस सोडियम पर एक प्लस होता है और हैलोजन पर एक माइनस होता है। X मतलब हैलोजन। तो यहां से ये बन जाएगा NaX यानी सोडियम हैलाइड। ये क्या है? ये एल्केन है और NaX क्या है? सोडियम हैलाइड है। सोडियम पर एक प्लस होता है, हैलोजन पर एक माइनस होता है, प्लस माइनस बैलेंस होकर के ये सोडियम हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। और ये क्या है? ये एल्किल हैलाइड है। वुर्ज अपक्रिया में एल्किल हैलाइड के दो अणु लेना होता है। एल्किल हैलाइड रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे R R यानी दो बार R, यहां भी दो बार R, यहां पे X दो बार है यानी हैलोजन दो बार है, यहां पे हैलोजन एक बार है। तो हैलोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। हैलोजन तो बैलेंस हुआ लेकिन साथ में सोडियम आपका डबल हो गया। अब सोडियम को बैलेंस करने के लिए सोडियम के आगे भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। यानी सोडियम को भी हम 2 से गुणा करेंगे। इस तरीके से 2NaX यानी हैलोजन बैलेंस और सोडियम भी बैलेंस। अब हम R के स्थान पे किसी भी एल्किल समूह को ले लें। मान लिया हमने मेथिल समूह को ले लिया, क्योंकि R के स्थान पे हम मेथिल ले सकते हैं, एथिल ले सकते हैं, प्रोपिल ले सकते हैं, ब्यूटिल ले सकते हैं, यानी किसी भी एल्किल समूह को ले सकते हैं। और हैलोजन के स्थान पे हम क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं। यानी इस हैलोजन परिवार में से हम किसी एक सदस्य को ले सकते हैं और एल्किल समूह में से हम किसी भी एक सदस्य को ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे R के स्थान पे CH3 ले रहे हैं, हैलोजन के स्थान पे हम यहाँ पे Cl ले लें। फिर यहाँ पे हमको एल्किल हैलाइड के दो अणु लेना है, तो इस तरीके से हम मेथिल क्लोराइड के दो अणु ले लेंगे और इसकी क्रिया करवाना है सोडियम धातु के साथ। उपस्थिति रहेगी शुष्क ईथर की। R सिंगल बॉन्ड R के स्थान पर हमने क्या लिया? CH3 लिया। तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस NaX के स्थान पर क्या है? Cl है, तो ये हो जाएगा NaCl। अब यहाँ पे देखेंगे Cl दो बार है, यहाँ पर Cl एक बार है। Cl को बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। Cl डबल हो गया लेकिन साथ में आपका सोडियम भी डबल हो गया। अब सोडियम को बैलेंस करने के लिए सोडियम के आगे भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा।
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी इसका अर्थ होता है, इसको हम लिख सकते हैं C2H6, और C2H6 को हम कहते हैं एथेन। क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। और ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और इधर ये क्या है? इधर ये मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड, और ये सोडियम धातु है। अब हम चाहें तो इसकी ऐसे फैमिली से रिएक्शन करा सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड X प्लस R सिंगल बॉन्ड X प्लस 2Na, और शुष्क ईथर की उपस्थिति R सिंगल बॉन्ड R मतलब एल्केन प्लस 2NaX यानी सोडियम हैलाइड, या हम R के स्थान पे कोई भी एल्किल समूह ले लें, CH3 C2H5 ले लें, हाइड्रोजन के स्थान पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले लें, और इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा एथेन, यानी एल्केन परिवार का कोई भी सदस्य बन जाएगा, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, इसे आप नोट करेंगे, यही वुड्स अपक्रिया है। फिर इसके बाद में हम आएंगे फ्रैंकलैंड अपक्रिया पे। अब इसके बाद में हम जानेंगे फ्रैंकलैंड अपक्रिया को, तो हेडिंग डाल देना है फ्रैंकलैंड अपक्रिया। फ्रैंकलैंड अपक्रिया जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है, और इस अपक्रिया को हम फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। यानी वुड्स अपक्रिया और फ्रैंकलैंड अपक्रिया में एक छोटा सा अंतर होता है। वुड्स अपक्रिया में सोडियम धातु होता है, जबकि फ्रैंकलैंड अपक्रिया में सोडियम धातु के स्थान पे जिंक धातु हो जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ कराते हैं, जिंक धातु के साथ कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। एल्केन का निर्माण होता है। यह क्रिया फ्रैंकलैंड क्रिया कहलाती है। यह क्रिया फ्रैंकलैंड क्रिया कहलाती है। यानी फ्रैंकलैंड क्रिया क्या है? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है, और इसी अपक्रिया को हम कहते हैं फ्रैंकलैंड अपक्रिया। इसे हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। R सिंगल बॉन्ड X ये एल्किल हैलाइड है। जैसे हमने वुड्स अपक्रिया में एल्किल हैलाइड के 2 अणु लिए थे, वैसे फ्रैंकलैंड अपक्रिया में भी हमको एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेना है। तो R सिंगल बॉन्ड X एक अणु हो गया, R सिंगल बॉन्ड X ये दूसरा अणु हो गया। इसकी रिएक्शन करवाना है Zn से, उपस्थिति रहेगी शुष्क ईथर की, और यहां पे बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड R यानी एल्केन, प्लस Zn पे 2 प्लस होता है और हैलोजन पर 1 माइनस होता है। अब Zn के 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए हैलोजन 2 बार आएगा, यानी ZnH2 बन जाएगा, क्योंकि जब हैलोजन 1 होता है तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 प्लस और 2 माइनस मिलकर के ये जिंक हैलाइड का निर्माण करेगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जिंक हैलाइड। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे X2 यानी हैलोजन 2 है, यहाँ भी हैलोजन 2 है, 2 R है, यहाँ भी 2 R है, एक जिंक, यहाँ भी एक जिंक, यानी रिएक्शन बैलेंस है। अब हम R के स्थान पे किसी भी एल्किल समूह को ले सकते हैं और हैलोजन के स्थान पे किसी भी हैलोजन परिवार के सदस्य को ले सकते हैं, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो आदि। तो यहाँ पे हम R के स्थान पे C2H5 ले लें और X के स्थान पे Br ले लें, ब्रोमीन ले लें, प्लस यानी एल्किल हैलाइड के 2 अणु होते हैं तो यहाँ भी C2H5 सिंगल बॉन्ड Br हो जाएगा, प्लस जिंक हो जाएगा। उपस्थिति रहेगी शुष्क ईथर की, तो ये बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5
R सिंगल बॉन्ड R था, R के स्थान पे हमने क्या लिया, C2H5 लिया, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 दो बार हो जाएगा, प्लस ZnX2, X के स्थान पे हमने Br लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा Br2। यहाँ पे दो कार्बन और दो कार्बन यानी चार कार्बन, हाइड्रोजन 5 5 10, यानी चार कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, यानी एल्केन परिवार का चौथा सदस्य होता है। इस तरीके से एल्केन का निर्माण होगा। यहाँ पे जब हमने एल्किल के स्थान पे एथिल समूह ले लिया तो यहाँ पे बन जाएगा ब्यूटेन, और यहाँ पे बन जाएगा ये जिंक ब्रोमाइड। क्या बनेगा, जिंक ब्रोमाइड बनेगा। इस तरीके से चाहे तो हम इसकी फैमिली से रिएक्शन करा सकते हैं, यानी एल्किल हैलाइड की जिंक से रिएक्शन करा सकते हैं तो एल्केन बनेगा, या फिर हम एल्किल के स्थान पे किसी भी समूह को ले आए, हाइड्रोजन के स्थान पे किसी भी सदस्य को ले आए तो यहाँ पे एल्केन परिवार के सदस्य का निर्माण हो जाएगा। इसी अपक्रिया को हम कहते हैं फ्रैंकलाइन अपक्रिया। अब इसे आप नोट करेंगे, फिर इसके बाद में हम आएंगे अगली नेम रिएक्शन पर। अब इसके बाद में हम जानेंगे वुर्ज फिटिंग अपक्रिया को, तो हेडिंग डाल देना है वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। वुर्ज फिटिंग अपक्रिया जब एल्किल हैलाइड की क्रिया एरिल हैलाइड और सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। इसी अपक्रिया को हम वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड और सोडियम धातु के साथ कराते हैं, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। यह क्रिया वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। यानी वुर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या है, तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड और सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, और इसी अपक्रिया को हम वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। इसे हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये आपका एरिल हैलाइड है, बेंजीन रिंग बना करके उस पे हम हैलोजन जोड़ दें। ये आपका एरिल हैलाइड है, इसकी क्रिया किससे कराना है, एल्किल हैलाइड से और सोडियम धातु के साथ। क्या बनेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। यानी बेंजीन रिंग के ऊपर आपको R जोड़ देना है, यही आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, प्लस सोडियम और हैलोजन, ये सोडियम हैलाइड का निर्माण करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे हैलोजन कितनी बार, दो बार, यहाँ पे हैलोजन एक बार, दो से गुणा कर देंगे, हैलोजन दो बार बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम भी आपका दो बार हो जाएगा। सोडियम को बैलेंस करने के लिए सोडियम के आगे दो से गुणा करना है, एक R और एक बेंजीन, एक R एक और एक बेंजीन, यानी ये रिएक्शन बैलेंस है। ये आपका बन जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, ये सोडियम हैलाइड है, इधर ये आपका एरिल हैलाइड हो जाएगा, ये एल्किल हैलाइड हो जाएगा,
एल्किल हैलाइड हो जाएगा और ये सोडियम धातु हो जाएगी। उपस्थिति रहेगी शुष्क ईथर की। अब यहां पे हम X के स्थान पे Cl ले लें, Br ले लें, I ले लें। यहाँ पे हम Cl ले लेते हैं, यहाँ पे हम Cl ले लेते हैं यानी क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, प्लस R के स्थान पे हम CH3 ले लेते हैं। X के स्थान पर हो जाएगा Cl प्लस 2Na, प्रेजेंस रहेगी शुष्क ईथर की। यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन रिंग और उसके ऊपर R के स्थान पे हमने क्या लिया, R के स्थान पे CH3 लिया, तो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा CH3 जुड़ जाएगा प्लस 2Na, X के स्थान पे हमने Cl लिया है। ये बन जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, इसका नाम होता है टालुईन। क्या बन जाएगा? टालुईन बन जाएगा, जिसको हम मेथिल बेंजीन भी कहते हैं। ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पे हमने मेथिल क्लोराइड लिया, ये सोडियम धातु है और ये आपका क्लोरोबेंजीन है। तो चाहे तो हम फैमिली से रिएक्शन करा सकते हैं, चाहे तो हम उसके मेंबर से रिएक्शन करा सकते हैं। कोई एक रिएक्शन आपको याद रखना है। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया एरिल हैलाइड और सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है और इसी अपक्रिया को हम वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। इसे अब आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे फिटिंग अपक्रिया पे। अब इसके बाद में हम जानेंगे फिटिंग अपक्रिया को, तो हेडिंग डाल देना है फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अपक्रिया जब एरिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो डाई एरिल का निर्माण होता है और इसी अपक्रिया को हम कहते हैं फिटिंग अपक्रिया। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब एरिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो डाई एरिल का निर्माण होता है। यह अपक्रिया फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। यानी फिटिंग अपक्रिया क्या है? तो जब एरिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो डाई एरिल का निर्माण होता है और इसी अपक्रिया को हम कहते हैं फिटिंग अपक्रिया। इसे हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। जैसे बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर हम हैलोजन जोड़ दें तो ये बन जाएगा एरिल हैलाइड। बेंजीन रिंग को हम एरिल कहते हैं, एरिल, और ये हैलाइड हो जाएगा एरिल हैलाइड। फिर एरिल हैलाइड के 2 अणु लेना है। जैसे हमने वुड्स अपक्रिया में एल्किल हैलाइड के 2 अणु लिए थे, वैसे हम फिटिंग अपक्रिया में एरिल हैलाइड के 2 अणु लेंगे। फिर इसकी रिएक्शन हमें कराना है सोडियम धातु के साथ। उपस्थिति रहेगी शुष्क ईथर की, प्रेजेंस रहेगी ड्राई ईथर की। क्या बनाना है? डाई फेनिल बनाना है। और क्या बनाना है? और NaX बन जाएगा, यानी सोडियम हैलाइड बन जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे 2 हैलोजन है, यहाँ पर 1 हैलोजन है। 2 से गुणा करेंगे हैलोजन बैलेंस हो जाएगा, लेकिन साथ ही आपका सोडियम भी डबल हो जाएगा। सोडियम को बैलेंस करने के लिए सोडियम के आगे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम
ये एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड के किसी मेंबर को ले सकते हैं, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर हम हैलोजन के स्थान पे Cl, Br, I, F कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मान लिया कि हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन को, हैलोजन के स्थान पे हमने ले लिया Cl को, फिर यहां भी आपका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्योंकि एरिल हैलाइड के 2 अणु लेने हैं। फिर यहां पे हो जाएगा 2Na, उपस्थिति रहेगी शुष्क ईथर की, उपस्थिति रहेगी शुष्क ईथर की, ये बन जाएगा आपका डाइफेनिल, डाइफेनिल बन जाएगा। और यहां पे बन जाएगा 2NaX के स्थान पर Cl। रिएक्शन यहां पे बैलेंस है, इसका नाम लिख देना है आपको, ये बन रहा है डाइफेनिल, ये बन रहा है सोडियम क्लोराइड, यहां पे हमने लिया है क्लोरोबेंजीन को, दोनों क्लोरोबेंजीन है, बीच में लिखे दे रहे हैं क्लोरोबेंजीन, ये है सोडियम धातु। वुड फिटिंग अप क्रिया क्या है, जब हम एरिल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं और इस रिएक्शन में उपस्थिति रहती है शुष्क ईथर की, तो डाई एरिल का निर्माण होता है और साथ में सोडियम हैलाइड बनेगा। अगर हम यहाँ पे X के स्थान पे Cl, Br, I को ले लें, तो यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन की क्रिया करवाई है सोडियम धातु के साथ, तो बन जाएगा डाइफेनिल। यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था डाई एरिल या हम कहें डाइफेनिल, और यहाँ पे सोडियम हैलाइड के स्थान पर सोडियम क्लोराइड बना क्योंकि हमने Cl को लिया X के स्थान पे। अब इसे आप नोट करेंगे, फिर इसके बाद में हम आएंगे अगली रिएक्शन पे। अब इसके बाद में हम जानेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया को, तो हेडिंग डाल देना है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। जब बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। इसी अपक्रिया को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब बेंजीन की क्रिया, जब बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या हम कहें AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है, तो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। यह अवक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया कहलाती है, यह अवक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया कहलाती है। यानी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या है, जब बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में या हम कहें निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है और इसी अपक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। इसे अब हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। जैसे यह बेंजीन है, इसकी क्रिया करवाना है एल्किल हैलाइड के साथ, उपस्थिति रहेगी निर्जल AlCl3 की, क्या बनाना है, एल्किल बेंजीन बनाना है। ये आपका एल्किल बेंजीन हो जाएगा प्लस हैलोजन, ये बेंजीन रिंग से निकले हुए हाइड्रोजन के साथ विस्थापित होकर के HX के रूप में निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में विस्थापित हो जाएगा। यहां पे हम लिख देंगे ये आपका बन जाएगा एल्किल बेंजीन,
एल्किल बेंजीन, ये बनेगा हाइड्रोजन हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है और ये बेंजीन है। अब अगर हम R के स्थान पे कोई एल्किल समूह ले लें, मान लिया यहाँ पे हमने CH3 ले लिया, X के स्थान पे हम कोई हाइड्रोजन ले लें, मान लिया यहाँ पे हमने आयोडीन ले लिया, यहाँ पे हमने X के स्थान पे आयोडीन ले लिया, प्रेजेंस रहेगी निर्जल AlCl3 की, निर्जल AlCl3 की, क्या बन जाएगा, एल्किल बेंजीन बनेगा, या हम कहें टालवीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टालवीन, मेथिल बेंजीन। एल्किल बेंजीन का मतलब मेथिल बेंजीन कहें या फिर हम टालवीन कहें, मेथिल बेंजीन कहें या फिर इसका दूसरा नाम होता है टालवीन, प्लस HI, आयोडीन जो है ये बेंजीन रिंग से निकले हुए हाइड्रोजन के साथ विस्थापित होकर के HI के रूप में निकल आएगा, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के रूप में निकल आएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया क्या है, जब हम बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो मेथिल बेंजीन बनता है, या हम कहें एल्किल बेंजीन बनता है। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अगली रिएक्शन पे। अगली रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण क्रिया। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है, और इसी अपक्रिया को हम कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, जो ईथर के निर्माण की प्रमुख विधि होती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। यह क्रिया विलियमसन संश्लेषण क्रिया कहलाती है। विलियमसन संश्लेषण क्रिया कहलाती है। यह क्रिया विलियमसन संश्लेषण क्रिया कहलाती है। यानी विलियमसन संश्लेषण क्रिया क्या है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है, और इसी अपक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। इसे अब हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। जैसे एल्किल हैलाइड को हम R सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं, फिर इसके बाद में सोडियम एल्कोक्साइड को हम NaOR से प्रदर्शित करेंगे। सोडियम एल्क ऑक्साइड, यानी ये पूरा हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। फिर क्या बनाना है, ईथर बन जाएगा, यानी R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये ईथर है, प्लस सोडियम हैलोजन के साथ मिलकर के सोडियम हैलाइड का निर्माण करेगा, यानी NaX का निर्माण करेगा। रिएक्शन में हम देखेंगे कि ROR, यानी ये बन जाएगा ईथर, और NaX के साथ मिलकर के NaX का निर्माण करेगा। इस तरीके से ईथर और सोडियम हैलाइड बन जाएगा। अब अगर हम R के स्थान पर किसी एल्किल समूह को ले आए, X के स्थान पर किसी हैलोजन परिवार के सदस्य को ले आए, तब देखते हैं रिएक्शन में क्या बनता है। तो R के स्थान पे अगर हम ले आए CH3 को, X के स्थान पे अगर हम ले आए Br को, प्लस NaOR के स्थान पे हो जाएगा CH3, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, प्लस NaX के स्थान पर क्या है Br है, तो हो जाएगा NaBr, यानी सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने मेथिल ब्रोमाइड को लिया है। CH3Br का मतलब मेथिल ब्रोमाइड है। यहाँ पे सोडियम मेथॉक्साइड हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड था,
यहाँ पे एल के समूह के रूप में मेथ आया है, तो ये हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। तो इसका नाम हम लिखेंगे सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। यहां पे बन जाएगा डाईमेथिल ईथर, यानी दोनों साइड में ईथर और ऑक्सीजन के मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर, या हम कहें मेथॉक्सीमेथेन, जिसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। ये क्या है? सोडियम ब्रोमाइड, प्लस में क्या जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है सोडियम ब्रोमाइड। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे तो ईथर बनेगा, इसे आप नोट करेंगे। यही विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया है। अब इसके बाद में हम जानेंगे हुन्स डीकर अपक्रिया को। तो हेडिंग डाल देना है हुन्स डीकर अपक्रिया, हुन्स डीकर अपक्रिया। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है। यह क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में संपूर्ण होती है। इसी अपक्रिया को हम कहते हैं हुन्स डीकर अपक्रिया, या हम कहें हुन्स डीकर बोरोडीन अपक्रिया। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया CCl4 या हम कहें कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं, तो ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है, ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है। ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है। यह अपक्रिया हुन्स डीकर या हम कहें बोरोडीन हुन्स डीकर अपक्रिया कहलाती है। हुन्स डीकर अपक्रिया या हम कहें बोरोडीन हुन्स डीकर अपक्रिया कहलाती है। इसे हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे, जैसे RCOOAG, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण है, इसकी क्रिया कराना है ब्रोमीन के साथ, और ब्रोमीन या हम कहें हैलोजन में जितने भी सदस्य होते हैं सभी के सभी द्विपरमाणुक होते हैं, या हमेशा डबल के रूप में आते हैं। ये रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होगी। क्या बनाना है? ब्रोमो एल्केन बनाना है, ब्रोमो एल्केन। फिर इसके बाद में सिल्वर अपना ब्रोमाइड बनाएगा, यानी AgBr बनेगा, सिल्वर ब्रोमाइड, प्लस कार्बन अपना ऑक्साइड बनाएगा, यानी CO2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे, एक R है यहाँ पे, यहाँ भी एक R है, ब्रोमीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर एक 2 ब्रोमीन बैलेंस हो रहा है, एक Ag है, यहाँ भी एक Ag है, CO2 यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है। इस तरीके से जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है, साथ में सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अब इसके बाद में अगर हम R के स्थान पर कोई एल्किल समूह ले आए, CH3 को ले आए, प्लस Br2 यानी ब्रोमीन, उपस्थिति है CCl4 की, R के स्थान पे हमने लिया है CH3 को, तो CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस AgBr प्लस CO2, यानी ये आपका बन जाएगा सिल्वर एसीटेट, नाम लिख देंगे सिल्वर एसीटेट
ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, ये आपका ब्रोमोमेथेन है, या हम कहें मेथिल ब्रोमाइड है, ब्रोमोमेथेन इसका विपेशी नाम हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड इसका साधारण नाम हो जाएगा ब्रोमोमेथेन, क्योंकि एक कार्बन है। यह आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो ब्रोमो एल्केन बनेगा, साथ में सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। इसे आप नोट करेंगे, यही हुंस-डीकर अपक्रिया है। अब इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया जब अल्कोहल की क्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, और इसी अपक्रिया को हम कहते हैं डार्जन अपक्रिया। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब अल्कोहल की क्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, और इसी अपक्रिया को हम कहते हैं डार्जन अपक्रिया। यानी डार्जन अपक्रिया क्या है? जब अल्कोहल की क्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, या हम कहें क्लोरो एल्केन का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे, जैसे R सिंगल बॉन्ड OH, ये अल्कोहल का सूत्र होता है, इसकी क्रिया करवाना है थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है। प्रेजेंस रहेगी पिरिडीन की, उपस्थिति है पिरिडीन की, क्या बनाना है? एल्किल क्लोराइड, या हम कहें क्लोरो एल्केन, प्लस यहां पे हम देखेंगे कि सल्फर ये अपना ऑक्साइड बनाएगा यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस हैलोजन और हाइड्रोजन ये HCl के रूप में, या हम कहें हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। एक R यहाँ पे, यहाँ भी एक R, क्लोरीन 2 हो रहे हैं, यहाँ पे एक 2 क्लोरीन बैलेंस है, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन है, सल्फर 1 और 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी सल्फर 1 2 ऑक्सीजन, यानी रिएक्शन बैलेंस है। अब यहाँ पे अगर हम R के स्थान पे यानी एल्किल के स्थान पे किसी भी एल्किल समूह को ले आए, किसी भी मेंबर को ले आए, जैसे CSN C2H5, यहाँ पे मान लिया हमने C2H5 को ले लिया तो C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस SOCl2, और उपस्थिति रहेगी पिरिडीन की, तो यहाँ पे R के स्थान पे हमने लिया C2H5 को, सिंगल बॉन्ड Cl, यानी ये बन जाएगा एथिल क्लोराइड, या हम कहें क्लोरो एथेन, और क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और HCl मुक्त होगा। अब यहाँ पे चाहे तो हम रिएक्शन इसकी फैमिली से करवा सकते हैं और चाहे तो इसके मेंबर से इसकी रिएक्शन को करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी यौगिक बन रहा है या जो भी यौगिक मिलाया गया उसके नाम को हम लिखेंगे। ये एथेनॉल है, ये थायोनिल क्लोराइड है, और यहाँ पे बन रहा है एथिल क्लोराइड, या हम कहें क्लोरो एथेन, एथिल क्लोराइड बन रहा है। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है।
अब इसे आप नोट करेंगे, फिर इसके बाद में हम आएंगे अगली रिएक्शन पे। अब इसके बाद में हम जानेंगे कार्बिल एमीन अपक्रिया को, तो हेडिंग डाल देना है कार्बिल एमीन अपक्रिया, कार्बिल एमीन अपक्रिया। जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो एक तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को हम कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब प्राथमिक एमीन की क्रिया, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिए KOH के साथ कराते हैं, KOH के साथ कराते हैं तो एक तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ, एक तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। कार्बिल एमीन क्रिया क्या है? जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एक तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ या हम कहें एक दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है और इस क्रिया को हम कार्बिल एमीन क्रिया कहते हैं। इसे हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। जैसे प्राथमिक एमीन का सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड NH2। अगर यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा होता NH से 2 एल्किल समूह जुड़े होते तो ये द्वितीयक एमीन हो जाता है, और अगर नाइट्रोजन परमाणु से 3 एल्किल समूह जुड़ जाएं तो ये आपका तृतीयक एमीन होगा। इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ये एमीनों का वर्गीकरण होता है। तो यहाँ पे हमें प्राथमिक एमीन की क्रिया कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CH-Cl3 और क्या है, और एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH है। क्या बनाना है? आइसोसाइनाइड बनाना है, यानी ये बन जाएगा RNC एल्किल आइसोसाइनाइड, जो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे पोटेशियम और क्लोरीन ये मिल करके पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये मिल करके जल का निर्माण करेंगे। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्लोरीन तो बैलेंस हुआ, साथ में पोटेशियम भी आपका ट्रिपल हो गया। अब पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्लोरीन और पोटेशियम बैलेंस हो गए। बाकी चीजों को हम देखेंगे। R एक बार है, यहाँ भी R एक बार है। नाइट्रोजन और कार्बन एक एक बार है, यहाँ भी नाइट्रोजन और कार्बन एक एक बार है। पोटेशियम क्लोरीन पहले से ही बैलेंस है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो रहे हैं 3, यहाँ पे ऑक्सीजन है 1। अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 4 और 2 6, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरीके से बैलेंस हो जाएंगे और पूरी रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो जाएगी। ये क्या है? ये आपका प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन है। ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम कास्टिक पोटास भी कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये आइसोसाइनाइड है, या हम कहें एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। ये आपका पोटेशियम क्लोराइड है और ये जल है। अब यहाँ पे अगर हम R के स्थान पर किसी भी एल्किल समूह को ले आए, मेथिल, एथिल, प्रोपिल आदि, तो यहाँ पे अगर हम R के स्थान पे C2H5 ले आए, सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाएगा, यानी एथिल एमीन प्लस
CHCl3 प्लस 3KOH, एरो लगाएंगे, RNC, R के स्थान पर C2H5 लिया है तो एथिल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2O। इस तरीके से चाहे तो हम इसकी फैमिली से रिएक्शन कराएं और चाहे तो इसके हम मेंबर से रिएक्शन कराएं, यही रिएक्शन आपकी कहलाएगी कार्बिल एमीन अपक्रिया, यानी दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड का निर्माण होना चाहिए तो वो अपक्रिया आपकी कार्बिल एमीन अपक्रिया हो जाएगी। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अगली रिएक्शन पे। अब इसके बाद में हम जानेंगे राइमर टीमैन अपक्रिया को, तो हेडिंग डाल देना है राइमर टीमैन अपक्रिया, राइमर टीमैन अपक्रिया। जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ कराते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को हम राइमर टीमैन अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सैलिसिल्डिहाइड या हम कहें सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह क्रिया राइमर टीमन अपक्रिया कहलाती है। राइमर टीमैन कहें या कहीं कहीं राइमर टीमान अपक्रिया लिखा होता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह क्रिया राइमर टीमन या राइमर टीमान अपक्रिया कहलाती है। इसे हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये फिनाल है और फिनाल की क्रिया करवाना है क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और एल्कोहलीय KOH के साथ। क्या बनेगा? सैलिसिल्डिहाइड यानी OH अपने ही स्थान पे रहेगा और आर्थो से CHO यानी एल्डिहाइड समूह जुड़ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि पोटेशियम क्लोरीन के साथ मिलकर के पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे हम नीचे लिखे दे रहे हैं H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे क्लोरीन 3 है और यहाँ पे क्लोरीन 1 है। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। अब क्लोरीन तो बैलेंस हुआ लेकिन साथ में पोटेशियम भी आपका ट्रिपल हो गया। पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। पोटेशियम क्लोरीन बैलेंस है। अब हम आएंगे कार्बन और हाइड्रोजन पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फिनाल यानी बेंजीन के ऊपर OH, यहाँ भी बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है CHO, तो यहाँ से CHO निकल गया। अभी 2 ऑक्सीजन है और 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी। 3 ऑक्सीजन है टोटल, यहाँ पे 1 और 2 यानी 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी। इस तरीके से रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो जब हम फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड एल्डिहाइड कहें या दोनों एक ही में जोड़ दें, सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये पोटेशियम क्लोराइड और जल भी बनेगा, इसे आप नोट करेंगे।
फिर इसके बाद में हम आएंगे अगली रिएक्शन पे। अब इसके बाद में हम जानेंगे सैंडमेयर अभिक्रिया को। तो हेडिंग डाल देना है सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया। तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड या हम कहें CuCl तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। यानी सैंडमेयर अभिक्रिया क्या है? तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। इसे अब हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। जैसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इसको क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में गर्म करना है। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा। बेंजीन रिंग और ऊपर आपको Cl जोड़ देना है और ये जो नाइट्रोजन गैस है यह मुक्त हो जाएगी। तो इस तरीके से जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl की प्रेजेंस में गर्म करते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं गर्म करने पर तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अगली रिएक्शन पे। अब इसके बाद में हम जानेंगे कैनिजारो अपक्रिया को। तो हेडिंग डाल देना है कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो मेथेनॉल का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को हम कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो मेथेनॉल का निर्माण होता है। यह क्रिया कैनिजारो क्रिया कहलाती है। यानी कैनिजारो क्रिया क्या है? तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो मेथेनॉल का निर्माण होता है और यह क्रिया कैनिजारो क्रिया कहलाती है। इसे अब हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। जैसे
फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। इसकी क्रिया करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ। क्या बनाना है? मेथेनॉल बनाना है, यानी CH3OH बनेगा, प्लस इसके बाद में बनेगा HCOONA सोडियम फार्मेट। क्या बनेगा? सोडियम फार्मेट और मेथेनॉल का निर्माण होगा। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे एक कार्बन है और यहाँ पे एक एक दो कार्बन है, तो इसके लिए यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे, कार्बन आपके बैलेंस हो जाएंगे, 2 कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ पे। फिर इसके बाद में हम आएंगे हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो रहा है 2 2 4 और 1 5, यहाँ पे 3 1 4 1 5 हाइड्रोजन बैलेंस है। फिर इसके बाद में हम आएंगे सोडियम पे, यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ भी एक सोडियम है। फिर इसके बाद में हम आएंगे ऑक्सीजन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, यहाँ पे 1 और 2 3 है। इस तरीके से रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। जो भी यौगिक आपने मिलाए और जो भी उत्पाद में बना उनके नाम लिखेंगे। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये मेथेनॉल है और ये सोडियम फार्मेट है, सोडियम फार्मेट है। इस तरीके से जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो मेथेनॉल और सोडियम फार्मेट का निर्माण होता है। इसी अपक्रिया को हम कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं, इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अगली रिएक्शन पे। अब इसके बाद में हम जानेंगे गाटरमान कोच अपक्रिया को। तो हेडिंग डाल देना है गाटरमान कोच अपक्रिया, गाटरमान कोच अपक्रिया। तो जब बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को हम गाटरमान कोच अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब बेंजीन की क्रिया, जब बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या हम कहें AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। यह क्रिया गाटरमान कोच अपक्रिया कहलाती है। इसे हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे कि यह बेंजीन है और बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराना है। उपस्थिति रहेगी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की, निर्जल AlCl3 की, बनाना है बेंजल्डिहाइड यानी बेंजीन रिंग से CHO जोड़ देना है। बेंजल्डिहाइड यानी CHO क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन रिंग से उत्पन्न हाइड्रोजन के साथ विस्थापित हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में, यानी CHO ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब बेंजीन रिंग से जो हाइड्रोजन मुक्त होगा वो क्लोरीन के साथ मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेगा। इस तरीके से जो यौगिक आपने मिलाए हैं उनका नाम लिखना है और जो उत्पाद में बना है उन यौगिकों के नाम को भी लिख डालना है। तो बेंजीन यहाँ पे है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
इसे अब आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अगली रिएक्शन पे। अब इसके बाद में हम जानेंगे रोजेनमुंड अपचयन को। तो हेडिंग डाल देना है रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन जब पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड का अपचयन कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। यह क्रिया रोजेनमुंड अपचयन कहलाती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब PdBaSO4 की उपस्थिति में, जब PD यानी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड का अपचयन कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड का अपचयन कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। यह क्रिया रोजेनमुंड अपचयन कहलाती है। इसे हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। जैसे CH3COCl ये एसिटिल क्लोराइड है, इसका अपचयन कराना है। उपस्थिति रहेगी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की। एसिटल्डिहाइड बनाना है यानी CH3CHO बनाना है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे CH3CHO यानी यहाँ पे एक H बाकी है जो क्लोरीन के साथ विस्थापित हो जाएगा HCl के रूप में। इस तरीके से रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। यानी जब हम एसिटिल क्लोराइड का अपचयन कराते हैं, जब हम एसिटिल क्लोराइड का अपचयन कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। यह क्रिया रोजेनमुंड अपचयन कहलाती है। इसे अब आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अगली रिएक्शन पे। अब इसके बाद में हम जानेंगे एल्डोल संघनन को। तो हेडिंग डाल देना है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन तो जब एसिटल्डिहाइड के दो अणुओं को लेकर आपस में गर्म किया जाता है तो एल्डोल का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब एसिटल्डिहाइड के दो अणुओं को लेकर गर्म किया जाता है तो एल्डोल का निर्माण होता है। यह क्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। यह क्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। यह क्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। जब एसिटल्डिहाइड के दो अणुओं को लेकर गर्म किया जाता है यानी उन्हें आपस में संघनित किया जाता है तो एल्डोल का निर्माण होता है और इसी क्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। इसे हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। जैसे CH3CHO ये एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है। अगली बार जो आपका CH3 लिखा हुआ है इसको हम H इंटू CH2 इंटू CHO कह सकते हैं। यानी CH2H2 में एक मिलाएंगे तो हो जाएगा CH3 यानी CH3CHO ही लिखा हुआ है। फिर इसको जब हम आपस में मिला करके गर्म करेंगे यानी एल्डोल संघनन की क्रिया करवाएंगे तो ये बनेगा CH3CH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये आपस में मिल जाएंगे यानी OH बन जाएगा। फिर CH2CHO इसको वैसे ही नोट कर देना है। फिर से एक बार देखिएगा CH3CHO ये एसिटल्डिहाइड का एक अणु है, ये CH3CHO एसिटल्डिहाइड का दूसरा अणु है,
इसको हम लिख सकते हैं H*CH2, यानी ये CH3CHO ही लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे CH3CH वैसे लिखा रहेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये इस फॉर्म में जुड़ जाएगा OH के तरीके से। फिर CH2CHO वैसे ही लिखा हुआ है और इस तरीके से बन जाएगा एल्डोल। क्या बन जाएगा? एल्डोल बन जाएगा। और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं एल्डोल संघनन। यानी जब हम एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं को लेकर के गर्म करेंगे तो एल्डोल का निर्माण होगा और इसी अभिक्रिया को हम कहेंगे एल्डोल संघनन। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अगली रिएक्शन पे। अब इसके बाद में हम जानेंगे स्मिट अपक्रिया को। तो हेडिंग डाल देना है स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को हम स्मिट अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। यह क्रिया स्मिट अपक्रिया कहलाती है। यह क्रिया स्मिट अपक्रिया कहलाती है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है और इस अपक्रिया को हम स्मिट अपक्रिया कहते हैं। इसे हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। जैसे RCOOH ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा और इसकी क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराना है N3H ये आपका हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। क्या बनेगा? प्राथमिक एमीन बनेगा, यानी RNH2 बन जाएगा, प्राथमिक एमीन है, प्लस नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी और कार्बन अपना ऑक्साइड बनाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि एक R यानी एल्किल समूह और एक नाइट्रोजन, तो एक R एक नाइट्रोजन, फिर कार्बन एक है, यहां भी कार्बन एक है, नाइट्रोजन टोटल है यहाँ पे 3, तो एक नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन हो जाएंगे 3। हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन यानी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब अगर हम R के स्थान पर किसी भी एल्किल समूह को ले लें, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल आदि, यहाँ पे हम मेथिल को ले रहे हैं तो ये हो जाएगा CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, जिसे हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। और इसकी रिएक्शन अगर हम करवा दें हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ तो ये बन जाएगा CH3NH2 यानी मेथिल एमीन, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम इन यौगिकों के नाम लिख देंगे जो हमने अभिकारक पदार्थ में मिलाए हैं और जो उत्पाद में बने हैं। तो ये आपका एसिटिक अम्ल है या हम कहें कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये हाइड्रोजोइक अम्ल है और यहां पे बनना है प्राथमिक एमीन, या हम इसके मेंबर का नाम लिखें तो बन जाएगा मेथिल एमीन, नाइट्रोजन गैस है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराएंगे तो प्राथमिक एमीन बनेगा, यही इसमें टपक्रिया है, इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अगली नेम रिएक्शन पर। अब इसके बाद में हम जानेंगे कोल्बे स्मिट अपक्रिया को। तो हेडिंग डाल देना है कोल्बे स्मिट
अपक्रिया, कोल्बे स्मिथ अपक्रिया। तो जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण होता है, जो HCl के द्वारा अपघटित होकर के सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण होता है, जो HCl के द्वारा अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करता है, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करता है और इसी अपक्रिया को हम कोल्बे स्मिथ अपक्रिया कहते हैं। जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया CO2 के साथ या हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण होता है, जो HCl के द्वारा अपघटित होकर के सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करता है। इसे अब हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, इसकी क्रिया करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या बनेगा? सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। यानी OH और यहां पे लग जाएगा COO, ये Na आकर के यहां पे जुड़ जाएगा O, और जो यहां से बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन मुक्त हुआ है ये ऑक्सीजन के पास जुड़ करके OH का निर्माण करेगा। ये बन जाएगा आपका सोडियम सैलिसिलेट, जो HCl के द्वारा अपघटित होगा और अपघटित होने के बाद में सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करेगा। अब सैलिसिलिक अम्ल को देखेंगे कैसे बनेगा। OH अपने ही स्थान पे रहेगा, जहां पे COO है यहां से NaCl के रूप में ये निकल जाएगा, यानी NaCl निकल जाएगा, हाइड्रोजन जाकर के सोडियम के स्थान पर जुड़ जाएगा, यानी ये बन जाएगा COOH। क्या बन जाएगा? COOH बन जाएगा और इसी को हम कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या कहते हैं? सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। ये आपका क्या है? सोडियम सैलिसिलेट। ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। इसको फिर से एक बार समझिएगा कि जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो कार्बन और 2 ऑक्सीजन ये यहाँ पे इस तरीके से जुड़ेंगे और सोडियम यहां से उठ करके आकर के COO के पास में जुड़ जाएगा, यानी COO Na हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन बचेगा, यहां से जो बॉन्ड लगेगा एक हाइड्रोजन मुक्त होगा जो ऑक्सीजन के पास जुड़ करके OH का निर्माण करेगा। इस तरीके से बन जाएगा सोडियम सैलिसिलेट, जिसका हम HCl के द्वारा जब अपघटन कराएंगे तो Na और Cl ये NaCl के रूप में निकल जाएगा और हाइड्रोजन ये सोडियम के स्थान पर जाकर के जुड़ जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। और ये अपक्रिया कहलाएगी कोल्बे स्मिथ अपक्रिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है। अब इसके बाद में हम जानेंगे हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया को। तो हेडिंग डाल देना है हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया। जब एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराते हैं
तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को हम हाफ मान ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। यह क्रिया हाफ मान ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहलाती है। यानी हाफ मान ब्रोमेमाइड अपक्रिया क्या है? जब एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। यह क्रिया हाफ मान ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहलाती है। इसे अब हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये आपका एक एमाइड है CH3CONH2, जहां कहीं पे आपको CONH2 नजर आएगा वो एमाइड होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एमाइड की क्रिया ब्रोमीन के साथ और प्रबल क्षार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से हम किसी को ले सकते हैं। यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लेंगे। प्रबल क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है, यानी CH3NH2 बन जाएगा प्राथमिक एमीन। फिर पोटेशियम ब्रोमीन के साथ मिलकर के पोटेशियम ब्रोमाइड का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा? पोटेशियम ब्रोमाइड का निर्माण करेगा। और पोटेशियम कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के ये बनाएंगे पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बनाएंगे? पोटेशियम कार्बोनेट बनाएंगे। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के ये जल का निर्माण करेगा। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ब्रोमीन 2 बार है, यहाँ पे ब्रोमीन 1 बार है। 2 से गुणा करेंगे, ब्रोमीन बैलेंस हो गया। पोटेशियम 2 4 बार हो गया। यहाँ पे पोटेशियम 1 बार है। पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो पोटेशियम 2 और 2 4 बैलेंस हो जाएगा। फिर हम आएंगे कार्बन पे। यहाँ पे कार्बन 1 1 2 हो रहा है, यहाँ पे कार्बन 1 और 1 2 हो रहा है, कार्बन बैलेंस है। फिर हम आएंगे ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे 1 और 4 यानी 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3। अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। फिर हम आएंगे हाइड्रोजन पे, तो यहाँ पे 3 2 5 5 4 9 हाइड्रोजन है। यहाँ पे आएंगे 3 2 5 और 5 2 दूना 4, 5 4 9 हाइड्रोजन, यानी बैलेंस हो जाएगी। इस तरीके से पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे जो यौगिक हमने अभिकारक में मिलाए हैं उनका नाम लिखना है और जो उत्पाद में बने हैं इनका नाम लिखना है। तो ये आपका है एमाइड, ये ब्रोमीन है और ये प्रबल क्षार है, यानी हम कास्टिक पोटास कहें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहें, ये प्रबल क्षार होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसके बाद में ये आपका प्राथमिक एमीन है या हम कहें मेथिल एमीन, ये पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, ये पोटेशियम कार्बोनेट हो जाएगा और ये जल हो जाएगा। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अगली रिएक्शन पे। अब इसके बाद में हम जानेंगे क्लीमेंसन अपचयन को। तो हेडिंग डाल देना है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को हम क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जिंक अमलगम तथा
जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। यह क्रिया क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। इसे अब हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने एक एल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, इसका अपचयन कराना है, उपस्थिति रहेगी जिंक अमलगम की। अमलगम का मतलब होता है कि जो सक्रिय धातुएं हैं ये पारे के साथ मिलकर के जो मिश्रण बनाती हैं उसे हम कहते हैं जिंक अमलगम। तो जिंक ये Hg के साथ मिलकर के जिंक अमलगम का निर्माण करेगा और सांद्र HCl की उपस्थिति रहेगी। क्या बनाना है? हाइड्रोकार्बन, यानी 2 कार्बन है तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये मिलकर के बनाएंगे जल। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने कार्बन है? 2, यहाँ भी 2 कार्बन है। हाइड्रोजन गिनेंगे तो 3 1 4 और 2 6, यहाँ पे 3 3 6 और 2 8 हो रहे हैं। यानी अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना 4, 4 1 5, 5 3 8, यानी हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। फिर हम आएंगे ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन है, यानी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब जो यौगिक हमने अभिकारक पदार्थ में मिलाए हैं और जो उत्पाद में बने हैं इनके नाम को हम लिख देंगे। तो ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, और ये बन रहा है 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, यानी एथेन हो जाएगा और ये हो जाएगा जल। क्लीमेंसन अपचयन क्या है? जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम या सांद्र HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अगली रिएक्शन पे। अब इसके बाद में हम जानेंगे स्टरीकरण को, तो हेडिंग डाल देना है स्टरीकरण। स्टरीकरण, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को स्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। यह क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। यानी एस्टरीकरण क्या है? तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है और इसी अपक्रिया को हम एस्टरीकरण अपक्रिया के नाम से जानते हैं। इसे अब हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। जैसे CH3COOH यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसे हम एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल भी कहते हैं।
इसकी रिएक्शन हमें करवाना है एल्कोहल के साथ C2H5OH, या एल्कोहल परिवार का प्रमुख सदस्य होता है जिसे हम एथिल एल्कोहल या एथेनॉल के नाम से जानते हैं। इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे और उपस्थिति रहेगी सांद्र H2SO4 की। यहां पे बन जाएगा एसीटेट में एथिल जोड़ेंगे तो बन जाएगा एथिल एसीटेट, यानी CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट। H और OH मिलकर के क्या बनाएगा, तो H और OH मिलकर के जल का निर्माण करेगा और इसी एथिल एसीटेट को हम कहते हैं एस्टर। इसी एथिल एसीटेट को हम कहते हैं एस्टर और ये बन जाएगा आपका जल। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, या हम कहें एसिटिक अम्ल है, जो कार्बोक्सिलिक परिवार का प्रमुख सदस्य होता है। और ये एल्कोहल है। इस तरीके से जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया एल्कोहल के साथ कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो एस्टर बनता है और इसी अपक्रिया को हम कहते हैं एस्टरीकरण। इसे अब आप नोट करेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में सभी महत्वपूर्ण अपक्रियाओं को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। इसे अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। साथ ही सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को हमारी ओर से परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आपको अपना 100% देना है, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। परेशान होने की, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।